आज हम अभिक्रिया की दर, उसकी सांद्रता पर क्या निर्भरता है, इसको हम पढ़ेंगे। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम लेते हैं तो आप इस तरह से कहेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है तो उसके सांद्रण पर निर्भर होती है, ये हम जानते हैं। तो सांद्रण पर निर्भर होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर सांद्रण पर उसके निर्भर होती है। अब यदि हम एक अभिक्रिया पर विचार करें, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के विघटन को हम पढ़ेंगे कि विघटन तो अभिक्रिया है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन। तो इस पर यदि हम विघटन पर विचार करें तो इसको आपको लिखना है, बताना है कि किस तरह से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड टूटेगा। तो ये N2O5 इस तरह से आप देख रहे हैं, ये गैसीय अवस्था में रहेगा। ये G जो है इसकी अवस्था को व्यक्त कर रहा है, गैसीय अवस्था। ये आगे टूटेगा और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, इसमें NO2 बन जाएगा और यहाँ पर O2 बनेगा। ये भी गैसीय अवस्था में रहेगा, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में रहता है। अब इस तरह से इसको संतुलित कर देंगे तो ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के विघटन को हम पढ़ रहे हैं और ये समीकरण 1 के रूप में हमने लिखा है। और किस तरह से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, तो ये आप देखें। और इस अभिक्रिया को और आगे हम कहें कि किस तरह से इसकी दर हम पढ़ेंगे, तो आप कहोगे कि इस अभिक्रिया जो पेंटाऑक्साइड का विघटन है, वो अभिक्रिया की जो दर रहेगी वो ये सांद्रण जो लिया गया है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का, उसके समानुपाती रहेगी। तो इस अभिक्रिया की दर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के सांद्रण जो रहेगा, सांद्रता रहेगी, उसके समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो क्रियाकारक के सांद्रण के समानुपाती जो है, क्रियाकारक के सांद्रण के समानुपाती अभिक्रिया की दर होती है, तो उसी के अनुरूप यहाँ भी जो अभिक्रिया की दर है वो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के सांद्रण के समानुपाती होगी। तो कुल मिलाकर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अभिक्रिया की जो दर है वो समानुपाती रहेगी और सांद्रण के किसका सांद्रण हमको पढ़ना है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का। तो इस तरह से अभिक्रिया की दर के लिए हम समीकरण प्राप्त करेंगे और इसको हम दूसरे समीकरण के रूप में ऐसे लिखेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से सांद्रण के समानुपाती होती है। अब इस समीकरण में आप ये पाओगे कि सांद्रण को यदि दुगुना कर देते हैं, इसी में हम आगे पढ़ते हैं कि इसी समीकरण को लेकर यदि हम सांद्रण को दुगुना कर देते हैं, जैसा कि लिखा जा रहा है, तो दुगुना कर देना है, तो अभिक्रिया की जो दर है वो भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाती है। तो ये सांद्रण को यदि दुगुना करते हैं तो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर ये भी आपको दुगुनी प्राप्त होती है। तो ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के विघटन के लिए पढ़ा गया। अब और भी इसके आगे जो है विघटन के संदर्भ में
अब हम ये कह सकते हैं, जैसा आपने अभी अभी समीकरण 2 प्राप्त किया था, तो समीकरण 2 में या 2 के समान जो व्यंजक था उसको हम आगे कहेंगे। तो समीकरण 2 के समान व्यंजक जो आपने अभी लाया था, तो जो अभिक्रिया दर और अभिकारकों के सांद्रण के संबंध में है, तो 2 के समान व्यंजक जो अभिक्रिया दर तथा सांद्रण के संबंध में है, तो जो व्यंजक अभी हमने लिखा था वो अभिक्रिया दर और सांद्रण के व्यंजक के संबंध को दर्शाता है। तो यही संबंध दर्शाता है, ये दर स्थिरांक कहलाता है। यही क्या कहलाता है? दर नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? दर नियम कहलाता है। अब इसके आगे यदि आप कहते हो कि के जो यहाँ पर प्रयुक्त किया गया था, तो के एक स्थिरांक है। के जो हमने 2 में लिखा था वो क्या है? एक स्थिरांक है। और के क्या होगा? तो एक दर स्थिरांक कहलाता है। के एक स्थिरांक है, के दर स्थिरांक कहलाता है। तो इस तरह से आप दर स्थिरांक के बारे में पढ़े और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड विघटन के उदाहरण को लेकर हमने जाना। तो आप क्रिया की दर की सांद्रता पर क्या निर्भरता होगी, इसके संबंध में पढ़ा गया। अब क्रिया की दर की सांद्रता पर निर्भरता के बाद हम पढ़ेंगे विशिष्ट अभिक्रिया दर क्या होती है। तो इस तरह से हम लिखेंगे विशिष्ट अभिक्रिया दर, इसको हमको पढ़ना है, अभिक्रिया दर। और ये विशिष्ट दर स्थिरांक हम कह सकते हैं, तो उसको भी हम जानेंगे, या विशिष्ट दर स्थिरांक, विशिष्ट दर स्थिरांक, दर स्थिरांक। तो इसको पढ़ा जाना है कि विशिष्ट क्रिया दर क्या है या विशिष्ट दर स्थिरांक क्या है, इसको हम जानेंगे। तो आप कहोगे कि जब भी अभिक्रिया की दर जो है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब अभिक्रिया की दर, कोई भी अभिक्रिया की दर एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो आप ये कहोगे कि एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, का पर निर्भर करती है। तो आप ये देखोगे कि उसकी जो ऑर्डर रहेगी, उसकी कोटि रहेगी, तो एक होती है, तो उसकी कोटि जो है वो कितना होती है? एक होती है। तो इस तरह से हम पढ़ रहे हैं, कोई अभिक्रिया जो है एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो उसकी कोटि कितना होती है? एक होती है। एक सरल उदाहरण को लेकर हम यदि पढ़ें, तो आप आगे ये कहोगे कि एक सरल उदाहरण इस तरह से रहेगा, ए से आप क्या बनाओगे? बी। तो सरल उदाहरण को लेकर विशिष्ट दर स्थिरांक को आसानी से समझा जा सकता है। विशिष्ट दर स्थिरांक को आसानी से समझ सकते हैं, दर स्थिरांक को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। अब ये उदाहरण आप लिख दिए हैं, ए से क्या बन रहा है? बी। ये पदार्थ परिवर्तित होकर क्या बन रहा है? बी।
अब इसमें आप आगे कहोगे कि माना कि ये जो ए पदार्थ है, किसकी बात कह रहे हैं? ए पदार्थ। तो ए पदार्थ की जो प्रारंभिक सांद्रता है, किसी ए पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, अब इसको हम शुरू में ले रहे हैं ये जो पदार्थ है उसकी सांद्रता को, तो ए ग्राम अणु प्रति लीटर लिख देते हैं, स्मॉल ए ग्राम अणु प्रति लीटर है। तो ये की जो प्रारंभ में सांद्रता है वो कितनी ली जा रही है? 1 ग्राम अणु प्रति लीटर। टी समय पश्चात जो है इसमें से विघटन होगा, तो टी समय पश्चात और यक्स मात्रा इसकी विघटित हो जाती है, तो यक्स ग्राम अणु प्रति लीटर आप कह दोगे, यक्स ग्राम अणु प्रति लीटर। कितना अणु विघटित हो रहे हैं? तो यक्स ग्राम अणु प्रति लीटर। तो ये इतना जो है क्रियाफल बी में परिवर्तित हो जाता है। क्रियाफल किस में बदल गया? इतना क्रियाफल बी में परिवर्तित हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये पदार्थ लिया गया था, तो उसी के x ग्राम अणु बी पदार्थ में बी क्रियाफल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप जिसमें t समय पर आपने जाना है कि t समय पर a की सांद्रता कितनी रहेगी, तो आगे आप कहोगे t समय पर a की जो सांद्रता है, a की सांद्रता, और ये रहेगी a माइनस यक्स। कितनी रहेगी? a माइनस यक्स, और इसकी इकाई जैसा कि आप लिखते रहे हैं ग्राम अणु प्रति लीटर। तो इतना जो है रहेगा ये टी समय पर ये पदार्थ की सांद्रता। तो इतना रह जाती है, आप ऐसा कहना चाहिए। तो इतनी सांद्रता बची रहेगी टी समय के बाद, आप देख रहे हैं। और अतः टी समय पर जो अभिक्रिया की गति रहेगी, अर्थात आप ये कहोगे कि टी समय जो बीत गया है, टी समय पर जो अभिक्रिया की गति है, आप ये पाओगे कि अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति a माइनस यक्स, क्रिया की गति जो a माइनस यक्स है सांद्रता, उसके समानुपाती होगी, उसके अनुक्रमानुपाती होगी। तो अब क्रिया की गति a माइनस यक्स सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। तो ये इतनी चीज़ें आप प्रारंभ में कहोगे अनुक्रमानुपाती होगी। तो इस तरह से जैसा कि आपको कहा गया कि ए से आप बी में परिवर्तित कर रहे हैं, तो ए की प्रारंभिक सांद्रता 1 ग्राम अणु प्रति लीटर है। टी समय पश्चात जो है x ग्राम अणु क्रियाफल में बी में परिवर्तित हुए, तो टी समय पर ए की सांद्रता इतने ग्राम अणु प्रति लीटर रह जाती है। तो इस तरह से ये जो टी समय पर अभिक्रिया की गति उसी सांद्रता के क्या होगी? समानुपाती होती है। अब अभी जैसा हम पढ़ रहे हैं उसको और अधिक समीकरण के रूप में हम लिखेंगे। अर्थात आप जो अभी कह रहे थे तो उसी के अनुसार डेल एक्स बटे डेल टी ये जो है समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? a माइनस यक्स के। तो इस तरह से लिख दिया गया। अब इसको समानुपाती चिन्ह को हटा दीजिए, तो डेल एक्स बटे, इस तरह समानुपाती चिन्ह को हटा दिया गया। तो समानुपाती चिन्ह हटाया गया बराबर ना, तो एक स्थिरांक है वो क्या है? k। अब ये पुनः लिख देंगे a माइनस यक्स, इस तरह से हो गया।
अब इसमें से और आगे यदि के वेग या दर स्थिरांक है, यहाँ पर आपको कहना है कि यदि के वेग या दर स्थिरांक है, के जो है वेग है या दर स्थिरांक है, तो इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अतः हमें देखने मिलेगा कि के बराबर अब हम प्राप्त करेंगे, तो के बराबर आगे हो जाएगा डेल एक्स बटे डेल टी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इससे और आगे हो जाएगा कि इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको, ये 1/a माइनस एक्स, तो इतना हमको के का मान जो है मिलता है। और यदि आप यहाँ पर और कह दोगे कि यदि t जो समय हम ले रहे हैं, t समय पर a माइनस एक्स यदि रहता है, t समय पर a माइनस एक्स हो, तो अब कितना बच जाएगा, तो के बराबर यहाँ पर बच जाएगा डी एक्स बटे डी टी, तो इतना जो है बच जाता है के बराबर डी एक्स बटे डी टी। अब इसमें और आगे तो इसको हम ऊपर में लिख देते हैं कि के बराबर आपके पास क्या बचा हुआ है, तो यहाँ से के बराबर बचा हुआ है डेल एक्स बटे डेल टी। तो इसके आगे जैसा समीकरण आ गया है, तो ये उस समय की बात है जब टी समय बीत चुका है, तो उस समय जो है टी समय पश्चात जो है, जैसा कि आप उल्लेख कर रहे हैं कि समय में परिवर्तन कितना आपने दर्शाया है टी, तो उस क्षण जो होगा या उस समय टी समय पश्चात उस समय पर या उस क्षण पर आप कह सकते हो, उस क्षण टी समय पर आप ऐसा कहेंगे, तो जो हमको देखने मिलेगा इसका मान जो है सांद्रता के इकाई होने पर, उस समय टी समय पर सांद्रता जो रहेगा, सांद्रता के इकाई होने पर आपको जो मान मिलेगा या के का मान जो रहेगा, वो के का मान आप जैसा कि देख रहे हैं डेल एक्स बटे डेल टी यहाँ पर दिख रहा है ना, तो के का मान डेल एक्स बटे डेल टी के बराबर हो जाता है, डेल एक्स अपान डेल टी के बराबर हो जाता है। तो उतने समय पर आपको यह देखने मिलेगा, और इसी के को जो है, इसीलिए के को विशिष्ट दर कहते हैं, इसलिए आप कहोगे, इसलिए के को जो है विशिष्ट दर कहेंगे, क्या कहते हैं, विशिष्ट दर। और इसको और भी कई नाम होते हैं, आपेक्षिक दर, विशिष्ट दर हो गया, और क्या कहते हैं, आपेक्षिक दर, या इसको हम कह सकते हैं केवल दर स्थिरांक, या इसी को केवल किस नाम से जाना जाता है, दर स्थिरांक कहते हैं, दर स्थिरांक कहते हैं। तो ये है कि किस तरह से विशिष्ट अभिक्रिया दर हम प्राप्त करेंगे, विशिष्ट दर स्थिरांक क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा था कि ये पदार्थ किस में बदल रहा है, B में परिवर्तित हो रहा है, तो उसका हम A का x ग्राम मोल जो है वो किस में बदल गया, B क्रियाफल में।
तो इस तरह से हमको मिलेगा कि डेल एक्स बटे डेल टी समानुपाती होगा ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स क्या है? सांता। फिर इसके बाद इसको हटाएंगे तो के स्थिरांक रहेगा, स्थिरांक लिख दिए। तो यदि के वेग या दर स्थिरांक है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो के का मान डेल एक्स बटे डेल टी 1/a माइनस एक्स ऐसा होगा। तो यदि टी समय पर आप कह रहे हो कि ए माइनस एक्स हो तो उतना रहेगा, तो हमको के का मान उतना मिलेगा डेल एक्स और बटे कितना मिलेगा? डेल टी। और आपने ये भी कहा कि उस क्षण टी समय पर सांता इकाई होने पर के का जो मान है डेल एक्स के क्या होगा? बराबर होगा। और इसलिए के को जो है कि इसलिए आप यहाँ आगे कहोगे कि के को विशिष्ट दर किस किस नाम से जानते हैं? विशिष्ट दर और अपेक्षिक दर या केवल दर स्थिरांक कहते हैं। के को क्या कहते हैं? दर स्थिरांक कहते हैं। तो अभी रासायनिक बलगतिकी के पाठ में आपने पढ़ा कि किस तरह से विशिष्ट अभिक्रिया जो है, विशिष्ट अभिक्रिया दर या विशिष्ट दर स्थिरांक होता है। तो विशिष्ट अभिक्रिया दर या विशिष्ट दर स्थिरांक ये पढ़ा गया। तो विशिष्ट दर या विशिष्ट दर स्थिरांक और इस तरह से इसको अपेक्षिक दर, केवल दर स्थिरांक कहते हैं, ऐसा आपने पढ़ा। अब इससे आगे पढ़ा जाना है। तो विशिष्ट दर के बाद अब हम जानेंगे दर या वेग स्थिरांक के क्या लक्षण हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दर या वेग जो होता है, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक, उसके क्या लक्षण हैं, इनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो दर या वेग स्थिरांक के कई लक्षण हैं। इनमें से पहला लक्षण पढ़ा जा रहा है कि दर स्थिरांक जो अभिक्रिया का वेग है उसका द्योतक है, इसको आप कहोगे। तो दर स्थिरांक जो है क्या होता है? अभिक्रिया के वेग का द्योतक है। तो इस तरह से आप पहला लक्षण पढ़ रहे हैं कि दर स्थिरांक जो है अभिक्रिया के वेग का द्योतक है। अब ये बात भी है कि उसका मान जितना अधिक होगा अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। तो आप लिखोगे कि इसका मान जो है जितना अधिक होगा, इसका मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होता है अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होता है। तो अभिक्रिया का वेग भी उतना अधिक होगा, अधिक होगा। तो ये पहला लक्षण हमने पढ़ा दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक का। दूसरा आप ये भी कहोगे कि इसका जो मान होता है वो ताप पर निर्भर करता है। तो उसको भी आपको लिखना है कि इसका जो मान है वो किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दर स्थिरांक वेग स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। और इसके लिए जो अभिक्रिया
कोई भी संपन्न होती है तो उसके लिए इसका निश्चित ताप पर मान जो है निश्चित होता है। तो निश्चित ताप पर आप लिखोगे निश्चित ताप पर जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मान है निश्चित होता है का मान आप कैसा पाओगे, निश्चित होता है। तो दूसरा लक्षण अभी पढ़ा गया कि इसका मान किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तो आपने देखा कि अभिक्रिया के लिए इसका निश्चित ताप पर मान निश्चित होता है। तो अभिक्रिया के लिए निश्चित ताप पर जो मान है इसका क्या होता है, निश्चित होता है। अब तीसरे तरह से हम कह सकते हैं कि दर स्थिरांक का जो मान है अभिक्रिया की कोटि के अनुसार अलग होता है। तो आप ये भी कहोगे कि दर स्थिरांक का जो मान है, स्थिरांक का मान अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि के लिए भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। यदि अभिक्रिया की कोटि अलग है तो उसके अनुसार जो है इसका मान अलग होता है। दर स्थिरांक का मान अभिक्रिया की कोटि के अनुसार, अभिक्रिया की कोटि के अनुसार कैसा होता है, अलग अलग होता है, अनुसार अलग अलग होता है। तो ये तीसरा कथन आपने पढ़ा, किस तीसरा लक्षण आपने पढ़ा दर या वेग स्थिरांक का। और इसका जो मान होता है अभिकारकों की जो सांद्रता रही है, तो आपको ये कहना होगा दर स्थिरांक का जो मान है इसका मान, जो वेग स्थिरांक का मान है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका मान जो है अभिकारकों की सांद्रता जो है, कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता। तो इस तरह से आप ये चौथा लक्षण आपने पढ़ा कि ये जो दर स्थिरांक का मान है अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक के क्या लक्षण हो सकते हैं, इसको अभी आपने जाना। अब इसके बाद रासायनिक बलगतिकी के पाठ में हम पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की दर को हम एक और लेंगे। किसको पढ़ना है, अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर को एक और हम लिख रहे हैं और दूसरी ओर हम दर स्थिरांक को रखेंगे। तो इस ओर हम किसको पढ़ रहे हैं, दर स्थिरांक। तो अभिक्रिया की जो दर है और दर स्थिरांक जो है, इन दोनों में अंतर अब पढ़ेंगे। तो किस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि अभिक्रिया की जो दर है, तो आप इसको पहला अंतर लिखने जा रहे हैं, पहला अंतर बताने जा रहे हैं कि अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर, अभिकारक की सांद्रता जो होती है, अभिक्रिया की दर, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता और में इकाई समय में जो कमी है, इकाई समय में कमी, तो
इसको आप लिखते रहे हैं कि माइनस डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। तो अभिकारक के लिए ऐसा लिखेंगे, माइनस में रहेगा, मान इसका क्या रहेगा, ऋण में। और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, तो उसको आप ऐसा लिखोगे, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि ऐसे रहेगी, डेल एक्स बटे डेल टी। इसका मान ऋण में रहेगा और इसका मान कैसा रहेगा, धन। तो उससे प्रदर्शित करते हैं। तो पहला अंतर जैसा कि आपने देखा कि जो अभिक्रिया की दर है, अभिकारक की सांद्रता इकाई समय में कमी, जैसा देख रहे हो, कमी है, ऋणात्मक है, माइनस डेल एक्स बटे डेल टी। और सांद्रता में वृद्धि जैसे धनात्मक मान है, तो उससे प्रदर्शित करते हैं। और जो उधर दर स्थिरांक होता है, तो आप जानते हो कि ये समानुपाती स्थिरांक है। तो इसके बारे में आप लिखोगे, यह कैसा होता है, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है। दर स्थिरांक क्या होता है, एक समानुपाती स्थिरांक होता है। अब मान लो अभिक्रिया वेग समीकरण में देखोगे इसको, तो आप ये पाओगे कि अभिक्रिया वेग समीकरण, तो अभिक्रिया वेग समीकरण अभी थोड़ा देर पहले आपने लिखा था, क्या लिखा था कि दर डेल एक्स बटे डेल टी बराबर ये समानुपातिक स्थिरांक आ गया ना। तो ये समानुपातिक स्थिरांक किसी ए पदार्थ के सांद्रण के साथ ऐसा लिखाता था। तो के इसमें दर स्थिरांक है, जो अभिक्रिया दिख रही है, तो इसमें के जो है, ये वाला के क्या है, दर स्थिरांक है। तो इस तरह से पहला अंतर हमने पढ़ा कि ये किस तरह से अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता में कमी और इस तरह से वृद्धि इसको प्रदर्शित करता है। और इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये है दर स्थिरांक, के क्या है, दर स्थिरांक। जो समीकरण हम लिखते रहे हैं, तो उसमें ये क्या है, दर स्थिरांक। अब इसी के अनुसार दूसरा अंतर हम जानते हैं कि अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में क्या हो सकता है। तो अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर जो है निर्भर करती है, हम कहते हैं। तो आपको इस तरह से बताना होगा कि अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो दूसरा अंतर अभी कहा जा रहा है कि अभिक्रिया की दर है वो किस पर निर्भर करती है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो ये इसके बारे में आप कहोगे कि ये जो दर स्थिरांक होता है, तो ये जो है दर स्थिरांक आप ये कहोगे कि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अभिक्रिया की दर जो है वो सांद्रता पर निर्भर करता है। इसको दर स्थिरांक भी कह सकते हो या वेग स्थिरांक भी कह सकते हो। तो दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक ऐसा भी कह सकते हो। तो दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये दूसरा अंतर, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये दो अंतर अभी पढ़े गए।
अब दो अंतर के बाद जो है अब हम तीसरा अंतर पढ़ेंगे, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक। तो इसमें आप पाओगे कि अभिक्रिया वेग की इकाई हमेशा कैसे होती है, इसको आपको बताना है। तो अभिक्रिया जो पढ़ी जाती है या अभिक्रिया का जो वेग पढ़ा जाता है, तो अभिक्रिया के वेग की जो इकाई है, यूनिट है, इकाई आप पढ़ते रहे हैं मोल प्रति लीटर। अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या है? मोल प्रति लीटर, और समय ऋण 1 होती है, ठीक है। तो इसको आपको कहना है प्रति समय ऋण 1 होती है। तो जैसा कि आप पढ़ते रहे हैं कि अभिक्रिया की वेग की जो इकाई है उसको ऐसा व्यक्त करते हैं, कैसा? मोल प्रति लीटर प्रति समय ऋण 1। तो ये होती है। और इसमें यदि दर स्थिरांक की हम बात करें तो अभिक्रिया की कोटि के अनुसार इसमें आप कहोगे कि अभिक्रिया की कोटि के अनुसार जैसे इसकी इकाई आपने जान लिया, तो इसकी जो इकाई है अभिक्रिया की कोटि के अनुसार वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है, वेग स्थिरांक की इकाई भी परिवर्तित होते रहती है, परिवर्तित होते रहती है। तो इस तरह से तीसरा अंतर अभी पढ़ा गया। तो तीसरा अंतर अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में, दो अंतर पहले पढ़े गए थे, अभी तीसरा अंतर पढ़ा जा रहा है ना। तो तीसरा अंतर है कि अभिक्रिया के वेग की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति समय ऋण 1 होती है। तो जैसा कि आप जानते हो ये इकाई है। और अभिक्रिया की कोटि के अनुसार जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि के अनुसार वेग स्थिरांक की इकाई भी हमेशा क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित होते रहती है, या इसको हम ऐसा कहते हैं कि परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से जो अभिक्रिया की कोटि यदि बदलेगी तो उसकी जो इकाई है दर स्थिरांक की वो भी परिवर्तित हो जाती है। तो रासायनिक बलगतिकी के पाठ में अभी क्या पढ़ा गया? अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर। तो अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर रासायनिक बलगतिकी पाठ में अभी हमने पढ़ा। और इसके आगे जो है और भी रासायनिक बलगतिकी में हम अध्ययन करेंगे। और आप सभी ने अभिक्रिया की दर स्थिरांक इसको जाना। धन्यवाद।